विशाल जादुई हीरे का मुर्गी घर। रात का समय होता है। रात के अंधेरे में एक आरती नाम की लड़की अपने हाथ में एक हीरे के जैसे दिखने वाली मुर्गी को जंगल से लेकर आ रही होती है। अब गांव के सभी लोग सो गए होंगे, यही सही वक्त है। ऐसा सोचकर आरती अपने हीरे जैसी दिखने वाली मुर्गी को गांव में ले आती है और एक खाली स्थान पर उसे रखकर कहती है, अब देखती हूँ कि इसके ऊपर का जादू का असर हुआ या नहीं। ऐ मेरी प्यारी मुर्गी, मुझे एक रहने के लिए घर चाहिए। आरती के इतना कहते ही मुर्गी एक विशाल हीरे के घर में बदल जाती है, जिसके बाद आरती उसे देखती रह जाती है। जैसे आरती अंदर जाती है, अंदर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, जिसके बाद वो बाहर आकर मुर्गी से कहती है, अरे तुम्हारे अंदर तो कुछ भी नहीं है। मेरी प्यारी मुर्गी, क्या तुम अपने अंदर मेरे रहने का बंदोबस्त कर सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ। आरती अंदर जाती है, जिसके बाद वो अंदर देखकर अचंभित रह जाती है। अरे वाह, ये हीरो का घर तो बहुत ही शानदार नजर आ रहा है। पहले मैंने ऐसा घर कभी नहीं देखा। तभी उसके पेट में गुड़ गुड़ की आवाज आती है, जिसके बाद वो दोबारा से बाहर आती है और अपनी जादुई मुर्गी से कहती है, अरे मेरी प्यारी मुर्गी, मुझे बहुत जोरों से भूख भी लगी है, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दोगी? उसके इतना कहते ही जादुई मुर्गी अपने जादू से उसके सामने कई प्रकार के पकवान प्रकट करती है, जिसके बाद आरती वो सब खाते हुए कहती है, अरे वाह, क्या स्वाद है। ये स्वाद तो मैंने कभी खाने में नहीं देखा। आज तो पेट भर के खाना खाया है मैंने। इतना कहकर आरती सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गांव के सभी लोग आरती के विशाल मुर्गी घर के चारों तरफ खड़े होते हैं और उसे देखकर कहते हैं, अरे वाह, क्या बात है। देखो तो सही, कितना बड़ा विशाल हीरो से बना मुर्गी घर है। ऐसा घर तो मैंने कभी नहीं देखा। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है, लेकिन इसके अंदर रहता कौन होगा? तभी आरती जादुई हीरे से बनी मुर्गी के घर से निकलकर बाहर आती है और गांव वालों को देखकर कहती है, अरे अरे, क्या हुआ? तुम सभी ने इतनी सुबह मेरे घर के आगे भीड़ क्यों लगा रखी है? कोई परेशानी है क्या? आरती को इस घर के अंदर से आते हुए देख गांव के सभी लोग चौंक जाते हैं, जिसके बाद उनमें से एक औरत कहती है, अरे अरे, कल तक तो तू फकीर थी, तेरे पास कुछ भी नहीं था, और आज तेरे पास हीरो से बना मुर्गी घर कहाँ से आया? ये मेरा घर है। ये घर मुझे एक साधु बाबा ने दिया था। जब मैं भूखी प्यासी जंगल में भटक रही थी, तब मुझे एक साधु बाबा मिले। अरे बेटी, तुम यहाँ बैठी हुई रो क्यों रही हो? कोई परेशानी है क्या तुम्हें? बाबा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे माता पिता मुझे छोड़कर भगवान के पास चले गए और आसमान में तारा बन गए। उनके जाने के बाद मैंने भीख मांगना शुरू किया, लेकिन कोई मुझे भीख नहीं देता। अच्छा बेटा, ये जो तुम्हारे हाथ में मुर्गी है, क्या तुम मुझे ये दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन आप इसे मारकर खाओगे तो नहीं? साधु बाबा आरती की तरफ मुस्कुरा कर देखता है और मुर्गी को लेकर उसे अपने जादू से हीरो की मुर्गी बना देता है, जिसके बाद वो उसे देते हुए कहते हैं, आज के बाद तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो इस जादुई मुर्गी से मांग लेना, ये तुम्हारी हमेशा मदद करेंगी। इतना कहकर साधु बाबा वहाँ से चले गए थे, जिसके बाद रात को मैं इस मुर्गी को गांव में लेकर आई और मैंने इससे घर और खाना मांगा। अच्छा, तो हमें भी दिखा इस मुर्गी का जादू। ऐ मेरी जादुई मुर्गी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे पैसों की आवश्यकता है। उसके इतना कहते ही विशाल हीरो की मुर्गी के अंदर से पैसा निकलना शुरू हो जाता है। ये तो सच में एक विशाल जादुई मुर्गी का घर है। चलो, भगवान तुम्हारा भला करे और तुम ऐसे ही खुश रहो। गांव वाले वहां से चले जाते हैं, लेकिन वही मुखिया का बेटा लखन ये सब देख लेता है और सीधा अपने पिता को विशाल हीरो से बने हुए मुर्गी के घर के बारे में सब बता देता है। अच्छा, अगर ये बात है तो मुझे वो मुर्गी किसी भी कीमत पर चाहिए। मुखिया रात होते ही विशाल हीरो से बनी हुई मुर्गी के घर को देखने के लिए आता है। तभी आरती विशाल हीरो से बने मुर्गी के घर से कहती है, ऐ मेरी जादुई मुर्गी, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, मेरे लिए सुंदर सी ड्रेस प्रकट करो। पलक झपकते ही आरती के फटे पुराने कपड़े प्यारी सी ड्रेस में बदल जाते हैं। ये सब देखकर मुखिया खुद से कहता है, कितना खूबसूरत विशाल मुर्गी का घर है, ऊपर से ये जादुई भी है। अरे अगर ये मुझे मिल गया तो मेरी तो मौज ही आ जाएगी। मुखिया आरती के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। अरे मुखिया जी, आप इतनी रात को मेरे घर, कोई परेशानी है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल, मुझे तुमसे काम है। मैं तुम्हें इस विशाल हीरो से बनी मुर्गी के घर की मुंह मांगी कीमत देता हूँ, तुम इसे मेरे नाम कर दो। नहीं नहीं, मैं इसे आपके नाम नहीं कर सकती, ये तो मेरे साधु बाबा ने मुझे दिया है। मुखिया के कई बार कहने पर भी आरती उन्हें हीरो से बना हुआ विशाल मुर्गी घर नहीं देती।
जिसके बाद मुखिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने गुंडों से कहता है, अगर ये नहीं देगी तो मैं इससे ये छीन लूंगा। अब जाओ उस लड़की को हमेशा के लिए मार डालो। मुखिया के कहने पर मुखिया के गुंडे आरती को मारने जा ही रहे होते हैं कि तभी मुर्गी कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आरती को हाथ लगाने की? अब मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। मुर्गी अपनी चोंच से मुखिया के सभी गुंडों को मारना शुरू कर देती है, जिसके बाद आरती मुर्गी का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी हो। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी मदद भी कर सकती हो। मैं तुम्हारी हर चीज में मदद करूंगी और तुम्हारा साथ भी दूंगी। विशाल जादुई हीरों से बनी मुर्गी मुखिया को भी अपनी चोंच मारने लगती है। अरे 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 छोड़ दे मुझे। अरे अब मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। अब मैं इस लड़की को दोबारा परेशान नहीं करूंगा। छोड़ दे मुझे। अच्छा मेरी जादुई मुर्गी, इन्हें छोड़ दो। इन्हें इनकी सजा मिल गई है। आरती के कहने पर मुर्गी मुखिया को छोड़ देती है, जिसके बाद मुखिया अपने गुंडों को लेकर दुम दबाकर वहां से भाग जाता है और आरती अपनी जादुई हीरो से बनी विशाल मुर्गी के घर में आकर सो जाती है। अगले दिन सवेरे होते ही एक बूढ़ी औरत उसके घर का दरवाजा खटखटाती है। अरे इतनी सुबह कौन आया है? जरा जाकर देखती हूँ। दरवाजा खोलते ही उसे अपने सामने एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। अरे अम्मा, आप इतनी सुबह सुबह मेरे घर का दरवाजा क्यों खटखटा रही हो? बेटी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरा पति बहुत बीमार है, उसका इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम्हारे पास तो ये जादुई विशाल हीरो से बनी मुर्गी है, तुम इसके जादू से मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं अपने पति को बचा लूंगी। बूढ़ी औरत के इतना कहते ही आरती अपनी जादुई मुर्गी से कहती है, ऐ मेरी जादुई मुर्गी, मुझे इतना पैसा दो कि किसी गरीब की मैं मदद कर सकूं। आरती के इतना कहते ही विशाल हीरो से बनी मुर्गी के घर से ढेर सारे पैसे और हीरे निकलने लगते हैं, जिसके बाद आरती वो सब इकट्ठा करके उस बूढ़ी औरत को दे देती है। ये लीजिए, और आप अपने पति का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाइएगा। उस दिन के बाद से जब भी गांव के किसी आदमी को कोई मदद की जरूरत होती तो आरती उसकी मदद करती। धीरे धीरे गांव के सभी लोग आरती को बहुत सम्मान देने लगते हैं और उसके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करने लगते हैं, जिसकी वजह से बहुत खुश वो होती है और गांव के हर एक व्यक्ति की मदद करती है। अनाथ बहनों की जादुई नारियल बर्फी। कुशनगर गांव में दो बहनें रहा करती थीं। 15 साल की रिमझिम टिमटिम की बड़ी बहन थी। माता पिता के आकस्मिक देहांत के बाद घर चलाने की जिम्मेदारी बड़े होने के चलते रिमझिम के कंधों पर आ जाती है। दीदी, तुम क्या बना रही हो? टिमटिम, मैं नारियल की बर्फी बना रही हूँ। मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ क्या? हाँ एकदम, मगर पहले ही तुम्हें सीखना होगा। देखो, इस नारियल बर्फी के मसाले को इस परात में पलटकर इन्हें गर्मा गर्म ही चौकोर आकृति में काटना होगा। फिर उसको सेट होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देना है। तुम्हें ये नारियल की बर्फी बनाना किसने सिखाया दीदी? मैं 5 बरस की थी, तब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था। माँ बाबा की नारियल बर्फी की मशहूर दुकान थी, मगर उनके देहांत के बाद वो दुकान हमसे छीन ली गई, क्योंकि हमारे सर पर किसी बड़े का हाथ नहीं था। तो फिर आपके पास ये नारियल बर्फी बनाने के पैसे कहाँ से आए? उस घड़ी बाबा मुझे हर दिन 1 सिक्का दिया करते थे, मैं उसे गुल्लक में जोड़ती थी। उन्हीं से मैंने नारियल की बर्फी बनाकर बेचना शुरू किया। फिर दोनों बहनें बने हुए नारियल की बर्फी को ठेले पर सजा धजाकर उन्हें बेचने निकल पड़ती हैं। नारियल की बर्फी ले लो, ताजे मीठे दानेदार नारियल के खोए पिस्ता से बनी बर्फी ले लो, बर्फी। नारियल बर्फी की आवाज सुनकर घर के भीतर से रसिका चबूतरे पर आकर कहती है, अरे ओ रिमझिम टिमटिम, जल्दी से 20 नारियल की बर्फी गिन कर दे दो जरा। रिमझिम झट से नारियल की बर्फी डिब्बे में भरकर रसिका को दे देती है। क्या बात है रसिका चाची, आज यहाँ कोई त्योहार है क्या? आज घर में मेहमान विराजे हैं, अब उनकी मेहमान नवाजी करने के खातिर तुम बहनों के हाथ की बनी नारियल की बर्फी से स्वादिष्ट और किसी हलवाई की मिठाई हो ही नहीं सकती है। इसके बाद दोनों बहनें नारियल की बर्फी का ठेला लिए दूसरे गांव का रुख करती हैं। कुछ देर बाद टिमटिम, सांझ होने को आ गई, अब घर चलते हैं। दोनों जब ठेला लेकर जा ही रही थीं, तभी उन्हें एक मरियल सा बूढ़ा आदमी एक चबूतरे पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। रिमझिम दीदी, वो देखो, वहाँ कोई बीमार आदमी पड़ा हुआ है। इनकी बुरी दुर्दशा देखकर तो लग रहा है जैसे इन्होंने जाने कितने दिनों से खाना नहीं खाया। अचानक वो बूढ़ा आदमी कराहते हुए कहता है, मैं कई दिनों का भूखा हूँ,
मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे भूख के मारे मेरे प्राण सूखने को हो रहे हैं। रिमझिम झट से अपने ठेले पर बचे हुए सभी नारियल की बर्फी उस बूढ़े आदमी को लाकर दे देती है। ये लीजिए काका, ये सारी बर्फी खा लीजिए। क्या तुम्हारे पास मुझे खिलाने को कुछ और नहीं? हमारे पास नारियल की बर्फी के अलावा और कुछ भी नहीं है। बूढ़ा आदमी सारी नारियल की बर्फी खाकर कहता है, तुम्हारी नारियल की बर्फी खाकर मेरे पेट की भूख शांत हो चुकी है। वो बूढ़ा आदमी आंखें मूंद कर एक नन्हा नारियल का पौधा उन्हें देता है। दरअसल मैं अपने समय में एक मशहूर जादूगर हुआ करता था। ये लो, ये नारियल का पौधा तुम रखो। तुम्हारे सारे शोक आनंद में बदलने जा रहे हैं। वे उस पौधे को लाकर अपने घर के पीछे बो देती हैं और थकी मांदी सो जाती हैं। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज से टिमटिम की आंख खुलती है और वो खिड़की के पीछे झांकती है। रिमझिम दीदी, जल्दी चलो, आपको कुछ बहुत जरूरी दिखाना है। टिम, तू मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? दोनों जैसे ही घर के पीछे आते हैं तो वो देखते हैं कि उनका कल का लगाया नन्हा सा नारियल का पौधा फलदायी नारियल की गाछ में बदल चुका है। ये देख दोनों की आंखें चमक उठती हैं। हाँ, ये कैसे हुआ? ये पौधा तो हमने कल ही लगाया था। एक ही रात में घना नारियल का पेड़ कैसे बन गया? दीदी, कहीं ये जादुई नारियल का पेड़ तो नहीं है? तभी अचानक पेड़ से कुछ नारियल नीचे गिरते हैं, जिन्हें उठाकर वो घर के भीतर ले आती हैं, जहां दोनों मिलकर एक बार फिर उन नारियल से बर्फी बनाती हैं कि एकाएक वो सोने की बर्फी में बदल जाती है। ये कैसा जादू था? ये बर्फी तो सोने की बर्फी बन गई। बर्फी को सोने की बर्फी में बदलता देख रिमझिम और टिमटिम एक बार फिर बर्फी बनाती हैं और इस बार भी उनकी बर्फी जादुई सोने की बर्फी में बदल जाती है। दीदी, आपको याद है काका ने हमें आशीर्वाद दिया था? ये जादुई बर्फी उसी का फल है। दोनों बहनें उन जादुई बर्फी का पहला भाग घर के मंदिर में चढ़ावे के तौर पर चढ़ा देती हैं और बची हुई जादुई बर्फियों का सौदा एक सुनार के यहाँ कराती हैं, जिसके लिए सुनार उन्हें मोटी रकम अदा करता है। दीदी, पहले हम दिन भर धूप में नारियल की बर्फियां बेचकर 4 पैसे ही जोड़ पाते थे, मगर इन जादुई बर्फी का दाम ठेले भर बर्फी से भी ज्यादा है। जादुई बर्फी बेचकर मिले पैसे से उनकी आर्थिक दशा पटरी पर आ चुकी थी। रिमझिम और भी कई नारियल तोड़कर बर्फियां बनाती है। रिमझिम दीदी, अब तो हम अच्छा खा पी रहे हैं और अभी तो हमारे पास जादुई बर्फी है, फिर आप ही अलग से बर्फी क्यों बना रही हैं? ताकि मैं इन जादुई बर्फी से औरों का भला कर सकूं। वो दोनों उन जादुई बर्फी को बड़े बड़े डिब्बे में भरकर उन्हें लेकर चल पड़ती हैं, जहां रिमझिम की निगाह एक शिविर के लोगों पर जाती है। ये लोग कितने असहाय और असमर्थ दिखाई पड़ रहे हैं, मुझे इनकी सहायता करनी होगी। दोनों बहनें आगे बढ़ती हैं, तभी आदमी उन्हें रोकता है। अरे अरे, कहाँ बढ़ी जा रही हो तुम दोनों बहनें? अंकल, ये सब कौन है? ये सभी इंसान प्राकृतिक आपदाओं से जूझते हुए हमें जख्मी मिले थे। किसी के पास इलाज के पैसे नहीं थे तो किसी के पास घर लौटने की रकम नहीं थी। आप कौन है? मैं इस शिविर का संरक्षक हूँ। ये रखिए, इन डिब्बों में जादुई नारियल की सोने की बर्फी है, जिसे बेचकर ये सभी पिछड़े लोगों की दुर्दशा पर नियंत्रण साधा जा सकता है। एकाएक करके सभी लोग उनके पास आते हैं। दोनों बहनें उन्हें एक एक जादुई सोने की बर्फी देती हैं, जिसके बाद सभी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। वो आगे बढ़ते वक्त अपनी जादुई नारियल बर्फी से कई राहगीरों की मदद करती हैं। तभी उन दोनों बहनों की नजर एक कुबड़ी औरत जिसकी गोद में दुधमुहा बच्चा था उस पर पड़ती है। अरे कोई तो मेरी मदद करो, ए दुनिया बनाने वाले, देख तेरी धरती पर रहने वाले कैसे कसाई बनते जा रहे हैं। मदद करना तो दूर, किसी को तकलीफ में देखकर मुंह फेर लेते हैं। आंटी, आप क्यों रो रही हो? क्या बताऊं बिटिया, भाग्य की मारी दुखियारी कुबड़ी हूँ ना। न सर पर छत है, न पास में पैसा,
बरसात के चलते मेरे बच्चे का शरीर आग की भट्टी जैसे तप रहा है, क्या करूं? आप घबराइए नहीं, हम आपके बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। फिर वो दोनों उस कुबड़ी को जादुई बर्फी से भरा पूरा एक डिब्बा थमा देती हैं, जिसे खोलते ही कुबड़ी की आंखें चौंधिया उठती हैं। जादुई सोने की बर्फी, अरे ये तुम किस सुनार के यहाँ से बनवा कर लाई हो? ये हमने खुद बनाया है। इन जादुई बर्फी से अब आपका सारा कलेश मिट जाएगा। इस जादुई बर्फी के लिए तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया। अब हमारे पास एक भी जादुई बर्फी शेष नहीं बची। हमें घर लौटना चाहिए, शाम ढलने वाली है। दोनों बहनें घर लौट आती हैं। फिर सवेरे हमने लगभग सभी करीब की दुर्दशाओं का तख्ता पलट कर दिया है, सिवाय अपने कुशनगर के निवासियों को छोड़कर। इस तरह अंत में दोनों बहनें एक बार फिर जादुई नारियल की बर्फी बनाकर उन्हें गरीब गांव वालों के बीच बांट देती हैं, जिससे सभी अपनी आर्थिक दशा सुधार पाते हैं। और अंत में टिम टिम कहती है, वाह दीदी, तुमने तो जादुई सोने की नारियल बर्फी से अपने गांव की काया पलट कर दी। इसी बात पर कुछ मीठा हो जाए। इसी के साथ दो बहनों की जादुई नारियल बर्फी की ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। 3 जादुई गन्ना मशीन। स्वरूपगढ़ गांव में मदन, गगन और लखन नाम के 3 भाई एक संग रहा करते थे। जहां मदन और गगन मेहनत और ईमानदारी भरा रुझान रखते थे, वहीं बड़ा भाई लखन हमेशा ग्राहक से छल कपट से धन कमाया करता था। तीनों एक मंडी में सब्जी बेचा करते थे। सांझ को तीनों घर लौटकर अपनी अपनी कमाई को गिनते हुए कहते हैं, आज कुल मिलाकर मैंने 5000 की सब्जियां बेची हैं। अगर आमदनी का हिसाब लगाया जाए तो काट छाट कर 1000 रुपए पड़ा। मेरी कमाई भी एकदम तेरे बराबर है। लखन भैया, आपकी आज की कमाई कितनी हुई? अरे अपनी कमाई का बखान करके तुम दोनों मुझे जलाने का काम मत करो। जाने किसका मुंह देख कर गया था जो पूरे दिन कमर तोड़कर ये चंद चिल्लड़ हाथ लगे हैं। भैया जरूर आपने सवेरे लालच का मुंह देखा होगा। आपके अधिक लोभ लालच के चलते ही ग्राहक भागते हैं। मंडी में आने वाले सभी ग्राहकों को खबर है कि आप उनकी सब्जियां जिस दोषपूर्ण वामतंत्र से तौलते हो, उसके भीतर क्या तिकड़मबाजी है। ये सुनकर लखन भौएं चढ़ाकर अपने बड़े होने का रौब झाड़कर कहता है, बस तब से दोनों एक ही सुर में सुर मिलाए जा रहे हो। अपना ये ज्ञान अपने पल्ले रखो। तुम मेरे बड़े नहीं हो, मैं तुम्हारा बड़ा हूँ। लखन अपना भड़ास निकालकर पैर पटकते हुए चल देता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक सांझ तीनों भाई आपस में बैठकर कहते हैं, पूरी मंडी में सैकड़ों ठेले वालों की भरमार हो चुकी है, जिससे कि कमाई भी बहुतेरे हिस्सों में बट गई है। हमें कोई दूजा काम शुरू करना है। मदन, इस भीषण गर्मी में सबसे ज्यादा गन्ने के जूस की बिक्री है। क्यों ना हम तीनों भाई गन्ने के जूस का ठेला खोल दें? हाँ, तो फिर तेरा कल भोर हम मंडी से गन्ने खरीदने चलेंगे। फिर मदन और गगन सुबह उठकर कहते हैं, बड़े भैया, अरे ओ लखन भैया, उठो तो। अरे गन्ने खरीदने नहीं चलना क्या? आज से हम तीनों भाई को गन्ने का जूस बेचना है। अरे तुम बेचो जूस, मैं अपने सब्जी के कारोबार में ही संतुष्ट हूँ। अरे छोड़ गगन, अगर ये जीवन भर घुइयां और कद्दू बेचकर खुश है तो होने दे। मदन और गगन गन्ने और सस्ते दर के 2 गन्ना मशीन खरीदकर गन्ने का जूस बेचने लगते हैं। उनका ये कारोबार खूब फलता है, जिसे देख लखन मन में कुढ़ते हुए कहता है, ये कद्दू लौकी बेचकर तो घुइयां भी मेरे हाथ नहीं लग रहा, मगर मेरे ये दोनों भाई गन्ने का जूस बेचकर अच्छे नोट छाप रहे हैं। अब कल से मैं भी गन्ने का जूस बेचकर इनके सारे ग्राहक को अपने पास बटोरकर इन अनमोल रतन पर ऐसा कहर बरसाऊंगा कि इनके जूस का कारोबार ठप पड़ जाएगा। लखन बुरी मनसा के साथ अगली सुबह से गन्ने के जूस का ठेला लाकर अपने भाइयों के ठेले के पास खड़ा करके कहता है, ताजा ताजा गन्ना रस पी लो, गर्मियों का बेनजीर तोहफा गन्ने का जूस सिर्फ 5 रुपए प्रति गिलास की। ले लो भैया ताजा गन्ने का रस। देख ले गगन, लखन भैया ने एक बार फिर अपना लालची रुझान दिखाना शुरू कर दिया। वो भली तरह जानते हैं कि हम दोनों भाई 10 रुपए गिलास गन्ने का जूस बेच रहे हैं, तो फिर ये आधे दाम पर जूस बेचकर क्यों हमारा धंधा चौपट करने पर तुले हैं। अरे तू फिक्र मत कर मदन भैया, चाहे कितने भी हाथ पैर पटक ले, हमारे गन्ने के जूस की बात ही निराली है। क्योंकि हम खराई से ग्राहकों को अच्छे और किफायती गन्ने का जूस बेचते हैं, न कि इनकी तरह बेकार गुणवत्ता के गन्ने का जूस। तमाम ग्राहकों की भीड़ गगन और मदन के जूस के ठेले पर खड़ी थी। वहीं लखन का ठेला एकदम उदास पड़ा था, जिसे देख वह कहता है,
इससे पहले कि मेरे दोनों भाइयों की आंखें घमंड से चढ़ जाएं, आज मैं इस गन्ना मशीन को ही चूर चूर कर दूंगा। आधी रात जब दोनों भाई नींद के आगोश में थे, तब लखन उनके गन्ने की मशीन के पुर्जे को चुरा कर कहता है, इस एक पेंच के बिना ये गन्ना मशीन किसी काम की नहीं। अगले सवेरे जब दोनों भाई गन्ने का ठेला लेकर अड्डे पर आते हैं तो उनका मशीन काम नहीं करता। मदन थोड़ी देर में ही ऊब कर घर लौट आता है, मगर गगन सांझ तक मशीन को ठीक करने की भरसक कोशिशों के बाद घर आने लगता है, जहां रास्ते के बीचों बीच उसे 3 गन्ना मशीन दिखाई देता है। लगता है ये गन्ना मशीन किसी की नहीं, क्या पता ये गन्ना मशीन मेरे किसी काम आ जाए। वह तीनों गन्ना मशीन को लेकर अपने घर आ जाता है। इसके पुर्जे और चमक देखकर तो लग रहा है जैसे ये गन्ना मशीन एकदम नहीं है। क्यों ना जूस निकालकर इसका पुख्ता पता कर लूं। वह जैसे ही पहले गन्ना मशीन के भीतर एक गन्ना डालकर उसके आगे बर्तन रखता है, गन्ने से निकल रही बूंदें हीरे में बदलकर बर्तन में भर जाती हैं। ये कैसी माया थी? ये गन्ने का रस हीरे में कैसे बदल गया? अरे ये जादू इस गन्ना मशीन का था या इस गन्ने का? फिर वह दूसरे गन्ने मशीन में एक और गन्ना डालता है, जो इस बार उसे सोने की मुहर में बदलकर बाहर निकलती है। इसी तरह वह तीसरे गन्ने मशीन के साथ भी इसी प्रक्रिया को दोहराता है। इसका मतलब कि ये जादू इन तीनों जादुई गन्ने मशीन का है। गगन खुशी से अपने दोनों भाइयों को तीनों जादुई गन्ना मशीन के बारे में बताता है, जिसे सुन लखन की आंखों में घनघोर लालच समा जाती है और वह आधी रात को उठकर कहता है, क्यों ना मैं इन तीनों जादुई गन्ना मशीन को लेकर रफ्फू चक्कर हो जाऊं। इससे मैं जीवन भर भारी मेहनत से भी बच पाऊंगा। वह उन तीनों गन्ने मशीनों से मांग करते हुए कहता है, ए जादुई गन्ना मशीन, इस पर मुझे हीरा सोना और पैसा दो। मगर कोई भी गन्ना मशीन लखन को कुछ भी नहीं देते। तभी उसके दोनों भाई उठकर कहते हैं, क्या हुआ भैया? तीनों जादुई गन्ना मशीन में से किसी ने भी हीरे सोने और पैसे नहीं बरसाए? क्योंकि असली तीनों जादुई गन्ना मशीन तो हमारे पास है। हम पहले ही आपके लालची मंसूबों को भांप चुके थे, इसीलिए हमने जादुई तीनों गन्ने मशीन से साधारण गन्ने मशीन की अदला बदली कर दी थी। यकीन नहीं होता तो परख कर देख लीजिए। लखन जादुई गन्ना मशीन के पास आकर जैसे ही उनके भीतर गन्ना डालकर पिराई की विधि शुरू करता है, जादुई गन्ना मशीन तेज चमक से लौवित होकर हीरा सोना और पैसा बरसाती है। गगन मदन, आज मेरे भीतर से स्वार्थ भाव खत्म हो चुका है। मुझे सिर्फ अपने गन्ने के जूस के ठेले को दोबारा शुरू करने के लिए इस एक हीरे की जरूरत है। अब हम तीनों भाई इस जादुई गन्ना मशीन से बेसहारों की मदद करने का जिम्मा उठाएंगे, न कि अपना स्वार्थ पूरा करके। एक रोज तीनों भाई एक साथ गन्ने के जूस का ठेला लिए एक गांव से गुजर रहे थे, तो वह भीड़ को देखकर रुक जाते हैं। अरे चाचा, ये भीड़ कैसी है? अरे बेटा, बेचारे शैलेश भाई ने पाई पाई जोड़कर अपनी बेटी के दहेज के सामान के लिए बटोरा था, मगर कल रात चोरों ने गांव पर डेरा डाला और ब्याह का घर जानकर उनके घर से सारे रुपए पैसे जेवर जो भी कुछ था सब लूट ले गए। हमें उनकी मदद करनी होगी। मैं फौरन घर जाकर इन तीनों जादुई गन्ना मशीन को लेकर आता हूँ। लखन घर जाकर तीनों जादुई गन्ने मशीन को लेकर हाजिर होता है। शैलेश काका, इस जादुई गन्ना मशीन से आपने जो भी खोया है उसे हासिल कर सकते हैं। अरे मगर वो कैसे? तीनों मिलकर पूरे गांव के सामने हर एक जादुई मशीन में जैसे ही गन्ना डालते हैं, जादुई मशीन चमचमाते हुए हीरा पैसा सोना निकालते हैं। अरे ये जादुई गन्ना मशीन तो जिन्न के जादुई चिराग जैसा है। अब इन रुपयों से आप अपनी बेटी के दहेज का सामान और इन हीरे सोने से आप सभी जेवर बना सकते हैं। अरे शुक्रिया बेटा, आज तुमने इस जादुई मशीन के सदुपयोग करके इस बेबस बाप की पगड़ी उछलने से बचा ली। तीनों भाई उनकी मदद करने के बाद जादुई गन्ना मशीन को लेकर वापस लौट आते हैं, और जब कभी उन्हें बदहाल कंगाल लोग दिखते तो वह जादुई गन्ना मशीन से इसी तरह उनकी भरसक मदद करके इंसानियत को कायम किया करते थे। गरीब लड़की की जादुई सोने की डोली। दुल्हनों की डोलियों का दौर आदिकाल से चलता आ रहा है। दूर दराज बसे बिजनौर गांव में आज भी दुल्हनों की डोलियों का रिवाज बना हुआ था। उसी गांव में रहने वाली कंचन और भागवत की इकलौती बेटी थी बिंदिया। एक सांझ कंचन भागवत से कहती है, बिंदिया के बापू, क्या बात है, आप इतने दुविधा में क्यों दिखाई दे रहे हैं? कंचन, जिस बाप के कंधे पर जवान बेटी के ब्याह का बोझ हो वो फिक्रमंद तो होगा ही। बिंदिया को छोड़कर सभी की बेटियों का ब्याह हो गया। मैं कितना बेबस बदहाल बाप हूँ जो अब तक बेटी का ब्याह भी न कर सका। अजी खुद को क्यों कोसते हो? हम तो बिंदिया के ब्याह की भरसक कोशिश कर ही रहे हैं, मगर दान दहेज के कारण कहीं भी बात नहीं बन पा रही है।
अपने माता पिता को परेशान देखकर बिंदिया मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर शिवलिंग के सामने रोती बिलखती कहती है, हे भोलेनाथ, मेरे ब्याह के लिए पिताजी को इस कदर असहाय के असमंजसता में देखकर मेरा मन कुढ़ता है। भगवान, गरीब की बेटी के ब्याह में इतनी बाधा बढ़ाकर क्या हासिल हो रहा है आपको? बिंदिया की बातें सुनकर मंदिर के पुजारी कहते हैं, शिव शंभू पर दोष लगाने से भला ये है बेटी कि तुम अपने ब्याह के लिए 16 सोमवार का तप व्रत करो। देखना शीघ्र ही तुम्हारे ब्याह के द्वार खुल जाएंगे। पुजारी के कहने पर उस रोज के बाद से बिंदिया सप्ताह के प्रत्येक सोमवार को निर्जला व्रत रखने लगी। कई दिन बीत जाते हैं। शिवलिंग के सामने हाथ जोड़े बैठी बिंदिया कहती है, हे गौरीपति, आज आपके इस भक्त का 16 सोमवार का व्रत संपूर्ण हुआ। अगर मैंने सच्ची श्रद्धा भाव से आपको पूजा है प्रभु, तो मुझे इसका फल देना। ये कहकर बिंदिया घर चली आती है, जहाँ पर घर में रिश्ते वाले बैठे हुए थे। तभी एकाएक कंचन बिंदिया को बगल में ले जाकर कहती है, माँ, ये लोग कौन हैं? ये तेरे रिश्ते वाले हैं। विनय ने तुझे बिन देखे ही पसंद किया है। बहन जी, आपकी बेटी तो हमें एक ही नजर में भा गई। ये रिश्ता तो तय समझिए। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। ये कहकर लड़के वाले चले जाते हैं। गुजरते समय के साथ शादी का पड़ाव पास आता देखकर कंचन कहती है, बिंदिया के बापू, बिटिया की शादी में सप्ताह भर भी नहीं बचा है। बिना पैसों के कैसे करेंगे हम बेटी का ब्याह? कंचन की बातें भागवत को गहरे शोक के सागर में डुबो देती हैं। वह आंसू बहाते हुए भोलेनाथ के मंदिर में आकर माथा पटकते हुए कहता है, हे कैलाशपति शिव शंभु, बिटिया के ब्याह में अब सप्ताह भर भी शेष नहीं रहा। हर एक जगह हाथ फैलाकर देख लिया प्रभु। अब इस बेबस बाप की बेटी की डोली आपको उठाना है। भागवत के आंसू शिवलिंग को सराबोर कर रहे थे। तभी शिवलिंग स्वर्णिम होने के साथ भागवत को भगवान भोलेनाथ का स्वर सुनाई देता है। भागवत, भयभीत ना हो। तुम्हारी बेटी बिंदिया मेरी आराधक है। वो दुल्हन भी बनेगी और उसकी डोली भी अवश्य उठेगी। मगर कैसे भगवान? मेरी दुख दुविधाएं आप भली भांति जानते हैं। मेरी विशाल प्रतिमा के पीछे एक डोली धरी हुई है। वो एक जादुई डोली है। वो यूं तो साधारण है, मगर जैसे ही तुम अपने मन की मनसा इसे सुनाओगे, ये साधारण डोली जादुई स्वर्णिम डोली में प्रकाशमान होकर तुम्हारी मांग को पूरा करेगी। एकाएक आवाज अंतर ध्यान हो जाती है। भगवान के शब्दानुसार भागवत प्रतिमा के पीछे धरे डोली को घर ले आता है, जहाँ कंचन कहती है, अजी ये क्या? अभी ब्याह के एक भी साज-बाज का बंदोबस्त नहीं हुआ और आप सबसे पहले डोली ले आए? कंचन, अब ये डोली ही साज-बाज समेत शादी का सारा बंदोबस्त करेगी। ये बोलकर भागवत डोली से कहता है, हे जादुई सोने की डोली, इसी पल छिन अपने साधारण स्वरूप से सोने की जादुई डोली में ढल जा। भागवत के बोल के खत्म होते ही डील डॉल के साथ जादुई डोली पूरी तरह से सोने की हो जाती है। उसकी चमक से पूरा घर द्वार चकाचौंध हो रहा था। हे जादुई सोने की डोली, मुझे सोने के सिक्के दो ताकि मैं साजबाज से अपनी बेटी का ब्याह रचा सकूं। जादुई सोने की डोली के भीतर से सैकड़ों सोने के सिक्कों से पूरे घर में बौछार लग जाती है, जिसे देख कंचन की आंखें भौचक्की रह जाती हैं। अरे ये तो कमाल हो गया। ये जादुई डोली ने तो एक ही पल में हमारी दुविधा को दूर कर दिया। जादुई सोने की डोली से मिले सुनहरे सिक्कों को ले जाकर भागवत उन्हें बड़े तबके के सुनार के हाथों सौदा कराता है, जिससे शादी का सारा बंदोबस्त, घर की रंगाई पुताई से लेकर साजबाज तक की संपूर्ण पूरी तैयारी होती है। देर रात दोनों दंपत्ति आपस में बतियाते हुए कहते हैं, दहेज से लेकर लड़के वाले को जितना भी दाम देना है, जादुई सोने की डोली के सहारे सारा पुख्ता प्रबंध हो गया। 2 दिन दूरी के खात्मे के साथ शादी का दिन दस्तक देता है और भागवत कहता है, बिंदिया की माँ 12 ठीक सांझ के 6 बजे दरवाजे पर दस्तक देगी। बिटिया का साज श्रृंगार समय से कर देना। हाँ, आप जाकर इन गहनों को पॉलिश करवा लाइए। अरे बौरा गई हो क्या? बिटिया के जोड़े के साथ ये फीके पुराने गहने जरा भी नहीं जचेंगे। बिंदिया बिटिया, तो इस जादुई डोली की दुल्हन है। इनसे अपने लिए जो कुछ मांगना हो आगे आकर कह दे। मुझे जरा हलवाई के पास जाना है। भागवत के जाते ही बिंदिया डोली को नजर भरकर निहारते हुए कहती है, ए जादुई डोली, मुझे सुंदर गहने दो और लाल रंग का लहंगा भी दो। बिंदिया की बात पूरी होते ही साधारण डोली जादुई सोने की डोली में तब्दील होती है। तभी उसके भीतर अनगिनत सोने के गहने और लहंगा शुमार होते हैं। अरे वाह, ये सोने के गहने तो बड़े शोभनीय हैं और ये लहंगा भी बहुत सुंदर है।
सुनो जादुई सोने की डोली, मुझे साज श्रृंगार का सामान दो, ये होने वाली दुल्हन का हुक्म है। इसके बाद जादुई सोने की डोली बिंदिया को साज श्रृंगार का सामान देती है। देखते ही देखते सांझ हो जाती है। बिंदिया लाल जोड़ा पहनकर 16 श्रृंगार सजाए बैठी थी। तभी भागवत भीतर आकर कहता है, इस दुल्हन के लिबास में कितनी जच रही है मेरी बिटिया। आज ब्याह के बाद डोली में बैठकर तू दूसरे देश चली जाएगी। वेद मंत्रों के साथ बिंदिया विनय के साथ शादी के बंधन में बंध जाती है और विदाई की घड़ी बिंदिया फूट फूट कर रोती है। बिटिया, आज से तुझे अपने पिता के घर को बिसार कर ससुराल की बागडोर संभालना है। ये कहकर भागवत दुल्हन बनी बिंदिया को डोली में बिठा देता है। दुल्हन डोली में बैठकर बाप की चौखट सूनी करके ससुराल को संजोने चली आती है। कहारों को जाता देख लाजवंती कहती है, अरे कहार भाइयों, इतनी कबरी मचाए कहाँ चलती है? ये अपनी डोली तो लेते जाओ। क्या है, दहेज के सामान से घर भर चुका है, अब इस डोली को रखने की जरा भी जगह नहीं। और फिर दुल्हन तो ससुराल के दरवाजे तक आ ही गई। मगर मां जी, ये कोई साधारण डोली नहीं बल्कि जादुई सोने की डोली है। जादुई डोली, जरा अपना परिचय तो दो। बिंदिया के बोलते ही जादुई सोने की डोली अपने अस्तित्व में आ जाती है। लालच में आकर लाजवंती एक दिन देर रात दबे पांव डोली के पास आकर कहती है, ऐ जादुई सोने की डोली, मुझे खूब सारा खजाना दे। कुछ देर बाद, अरे मेरे भरसक कोशिश के बाद भी ये जादुई सुनहरी डोली मेरी सुनती क्यों नहीं? ऐ दुल्हन की जादुई सुनहरी डोली, मुझे सोने के सिक्के दे। मेरे लाख बोलने के बावजूद भी जादुई डोली डील डॉल भी नहीं कर रही है। आज मैं इस डोली की अर्थी निकाल दूंगी। लालच पूरा ना होने पर लाजवंती मोटे डंडे से डोली के 2 टुकड़े करती है। तभी बिंदिया भागकर वहां आती है और जादुई डोली हमेशा के खातिर गायब हो जाती है। माँ जी, आप मेरी डोली के पास क्या कर रही थी? चोरी पकड़े जाने पर लाजवंती खुद से अपना कच्चा चिट्ठा कह सुनाती है और अंत में बिंदिया कहती है, माँ जी एक दफा मुझसे तो कहती। जादुई सोने की डोली पिताजी ने मुझे सौंपी थी, इसलिए वो जादुई सोने की डोली केवल दुल्हन यानी कि मेरे शब्द सुनकर सोने के स्वरूप में आती थी। जादुई डोली का रहस्य सुनकर लालची लाजवंती स्तब्ध रह जाती है। साथियों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, बुरे मंसूबों के साथ कभी कुछ ना करें, क्योंकि उसका परिणाम अक्सर बेहद बुरा होता है। एक टीवी वाली 5 बहुएं। जैसे ही घड़ी की सुई 8 पर पहुंचती है, कुंती की 5 बहुएं हॉल में लगी टीवी के आगे आकर जमावाड़ा लगाते हुए रिमोट पर धावा बोलती हैं और रूबी कहती है, छोड़ दो। वही तो जेठानी जी, जिद मत करो, छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? टीवी के रिमोट पर हाथ पहले मेरा पड़ा था, पर नजर पहले मेरी गड़ी थी। अरे टीवी के पीछे लड़ते झगड़ते कहीं देर ना हो जाए, तब तक हमारा पसंदीदा प्रोग्राम खत्म ही ना हो जाए। मानवी की बच्ची, तू तो चुप कर, सारा दिन मजे से टीवी के आगे नजरें गड़ाए बैठी हुई थी। अरे मैंने क्या तुम्हारी आंखों पर डेरा डाले रखा था? हम चारों की पसंद तुमसे एकदम अलग जो ठहरी। तुम्हें तो सिर्फ मर्द वाले शो पसंद है, कभी कुश्ती देखती हो, कभी क्रिकेट। अरे तो क्या, जैसे सास बहू और साजिश देखूं? अरे ओ मानवी, ये साजिश से भरी हुई सीरियल तो जेठानी जी को ही मुबारक हो। मैं तो सिर्फ सुर संग्राम देखती हूँ। अरे लाओ रिमोट, मेरे शो का समय हो चला है। अरे सुर संग्राम सीरियल देखकर कौन सा तुम स्वर कोकिला बन जाओगी? अरे जेठानी जी, सुर संग्राम सीरियल नहीं है, रियलिटी शो है। 5 बहू के बीच टीवी देखने को लेकर जबरदस्त भिड़ंत शुरू हो जाती है। ऐसे में रिमोट की छीना झपटी तो होनी ही थी। सभी रिमोट उनके हाथों से छूटकर दूर खड़ी कुंती के पास पहुंच जाता है। शाबाश मेरी बेशरम बहुओं, 8 बजे और तुम 5 के बीच मनोरंजन को लेकर महाभारत न छिड़े। भला ऐसा किसी दिन होता है क्या? तभी 5 अपनी अपनी दलीलें पेश करती हैं। देखो ना सासू माँ, मैं इस घर की बड़ी हूँ, इसके बावजूद भी ये चारों एक टीवी के पीछे कैसे मुझसे लड़ झगड़ रही हैं? वाह जी वाह जेठानी जी, तो एकदम सास बहू की सीरियल वाली साजिश रच रही हैं। क्योंकि जेठानी ही एक दिन मेरे सुर संग्राम शो के लिए आप अपने सीरियल का त्याग नहीं कर सकते। अरे मेरी समझदार सासू माँ की बेवकूफ बहुओं, क्यों बेवजह लड़ने झगड़ने में वक्त बर्बाद कर रही हो? साफ तौर से समाचार लगा लो, देश भर की खबरें आ रही होंगी। निशा भी ना जब मुंह खोलेगी उल्टा ही बोलेगी। अरे एक टीवी के पीछे हम 5 बहुओं के बीच घर में क्या कम माहौल बिगड़ा हुआ है जो तुम इसमें देश भर की चिंता और शुमार करना चाह रही हो? टीवी के पीछे 5 बहुओं के बीच हो रही तू मैं देख कुंती बौखलाकर जोर से चीखती है, बस बंद करो 5 की 5 अपनी बकैतियां। एक टीवी के पीछे 5 कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ रही हो? बिना चू चपड़ किए शांति के साथ बैठकर एक सीरियल संगीत नहीं सुन सकती? कुंती का भड़का हुआ स्वरूप देखकर योगिता जोरदार तालियां बरसाते हुए कहती है, वाह माँ जी, गजब, आपने तो मजा ही दिला दिया। आपकी आवाज सुनकर शोले का गब्बर याद आ गया। शोले से याद आया, आज जी सिनेमा चैनल पर 9 बजे शोले फिल्म आने वाली है।
सास बहू साथ बैठ कर देखेंगे। वाह, नहीं नहीं, क्या बात है। सास की एक बात भेजे में भले ना घुसे, मगर टीवी पर आने वाला हर एक शो संगीत के बोल का बखूबी अता पता है तुझे। ये सुनकर चारों मंद मंद मुस्कुराने लगती हैं। ये बात सिर्फ योगिता बहू पर ही नहीं, बची हुई तुम चारों पर भी लागू होती है। जाओ जाकर पांचों खाना परोसो। कभी ये जी में नहीं आता कि पांचों साथ मिलकर संजीव कुमार की रसोई से कुछ नया खान पान सीख लें। रसोई घर में आते ही टीवी के पीछे फिर से लड़ने लगती हैं। सारे फसाद की जड़ तुम चारों हो। काश कि मैं इस घर की इकलौती बहू होती, तुम मजे मारकर आराम से टीवी देख सकती। मेरा सुर संग्राम शो खत्म हो गया। अरे ओ ध्वनि, ज्यादा सुर संग्राम किया ना तो रसोई कहीं कुश्ती के मैदान में न बदल जाए। आवाज सुनकर एक बार फिर कुंती वहाँ आकर कहती है, एक पल के लिए भी तुम पांचों लुगाई के बीच खटर पटर बंद नहीं हो सकती। ऊपर वाले को भी इन पांचों पनौतियों को मेरे पल्ले ही मढ़ना था। ऐसे ही एक दिन बीत जाता है। अगली सुबह ध्वनि जल्दी टीवी के आगे पसर कर संगीत सुन रही थी। तभी मानवी रिमोट उठाकर चैनल चेंज कर देती है। अरे ओ मेरी सास की बड़ो बहू, टीवी का चैनल किससे पूछकर चेंज किया? 10 बज चुके। आज सोनी पर WWE शुरू होने वाला है, मगर अभी तो पूरे 5 मिनट बाकी हैं। अरे क्या पता शो पहले ही शुरू हो गया तो। दोनों के बीच ही बहस छिड़ जाती है। तभी कुंती देवी वहाँ आकर माथा पकड़ते हुए कहती हैं, लो जी, मनोरंजन के पीछे इनकी महाभारत सवेरे सवेरे ही शुरू हो गई। सासू माँ, मुझे रेसलिंग शो देखना है। ध्वनि से कहिए रिमोट मुझे दे दे, वरना क्या कर लोगी तुम? सीधे तौर से रिमोट मुझे सौंप दो, वरना सूद दी जाओगी। चुप करो दोनों, ये मेरा घर है, मार काट का मैदान नहीं जो खुले सांड की तरह लड़ रही हो। तभी बाकी तीनों भी वहाँ पधार जाती है और रूबी कहती है, अरे 10 बज गए, जल्दी से स्टार गोल्ड लगाना। संडे स्पेशल में हम साथ साथ हैं, फिल्म शुरू होने वाली है। तुम 3 बंदरियों की ही कमी बची थी। अरे इस रिमोट और टीवी की सर्वोपरि हकदार मैं हूँ। ऐसा क्यों? अरे कल रात रिमोट का सेल समाप्त हो गया था और पूरे 15 रुपए देकर मैंने 2 सेल खरीद कर लेकर आई हूँ, तो हुई ना रिमोट की असली हकदार। इसलिए आज सारा दिन समाचार चलेगा। अरे ऐसे कैसे? भूलो मत, डिश का रिचार्ज मेरे बैलेंस से होता है और वो सारे पैसे मेरे ही पांचों पांडव के जेब से मांजे जाते हैं। क्यों बहू, अपनी सास को बेवकूफ समझा है? अब ये तय कर लो कि साथ बैठकर हम साथ साथ देखना है, समाचार देखना है, संगीत या फिर कुश्ती। माजी, हम पांचों को टीवी के पीछे लड़ते खुद भी अच्छा नहीं लगता है। बेहतर होगा कि आप हम पांचों के कमरे में अलग अलग टीवी लगवा दो। अरे मेरे बेटे कोई सरकारी मुलाजिम या टाटा बिरला नहीं जो पल भर में 5 टीवी आ जाएं। इस एक टीवी से ही चुपचाप काम चलाओ, वरना रिमोट ले जाकर बक्से में बंद कर दूंगी। फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मिसाल तो समझ ही गई होगी। रिमोट के बंद होने की बात सुनकर पांचों के बीच जैसे भरत मिलाप उभर आता है। पांचों साथ मिलकर टीवी देखने लगती हैं, मगर कुंती के जाते ही पांचों लड़ने झगड़ने लगती हैं। तुम पांचों फिर शुरू हो गई? अरे तंग आ गई हूँ मैं। जी तो करता है गंगा में जाकर बैठ जाओ। ये टीवी ना होकर जैसे तुम पांचों बहुओं के लिए लाइलाज टीवी की बीमारी बन गई है। अब से हर एक दिन तुम पांचों में से हर जन अपने पसंद की सीरियल संगीत देखेगा, मगर उस पल दूसरा वहाँ मौजूद नहीं होगा। ठीक है माँ जी, हमें मंजूर है। कुंती के कहे अनुसार पहले दिन ध्वनि संगीत सुनती, दूसरे दिन योगिता समाचार, तीसरे दिन रूबी सीरियल देखती और चौथे दिन मानवी कुश्ती और 5वें दिन निशा कार्टून देखती। मगर टीवी के रहते भी वो पांचों एक समान खालीपन महसूस कर रही थी। फिर एक रात जैसे ही हॉल में आती हैं, तो वो देखती है कि उसकी पांचों बहू एक साथ सोफे पर पसरी एक ही शो देखते हुए ठहाके मार रही थी। अरे तुम पांचों एक साथ? आज सवेर का सूरज पूरब की जगह पश्चिम से उगा था क्या, जो महाभारत भरत मिलाप में बदला दिख रहा है? माँ जी, अब ये भरत मिलाप आपको अपनी पांचों बहुओं के बीच रोजाना देखने को मिलेगा। हम पांचों हमेशा टीवी के पीछे लड़ती तो थी, मगर इन 5 दिनों के पड़ाव में हमें सबक मिल गया। हाँ माँ जी, जो सुकून साथ बैठकर टीवी देखने में है, वो अकेले कहाँ है। तो आखिरकार मेरा ये पैतरा काम कर ही गया। मेरी पांचों बहुओं, इस बात को गांठ बांध लो, जो खुशी आपसी साझेदारी सहमति में शामिल होती है उसे ही कहते हैं परिवार का प्यार। माँ जी, मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार।